आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। सरकार ने प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का किया फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये दिवस उन घटनाओं का स्मरण कराएगा जब रौंदा गया था भारत का संविधान। प्रदेश में बाढ़ से 17 जिले प्रभावित, राहत और बचाव कार्य जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ संबंधी कार्यों में लापरवाही बरतने वाले 10 अफसरों से मांगा स्पष्टीकरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का किया शुभारंभ। और नेपाल बस हादसे में लापता 7 भारतीयों में से 6 के नाम जारी। 70 से अधिक लोगों की टीम की मदद से खोजे जा रहे हैं लोग। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1975 में देश में आपातकाल लगाया था। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने को लेकर सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये दिवस उन घटनाओं का स्मरण कराएगा जब भारत के संविधान को रौंदा गया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जिसने आपातकाल की ज्यादतियों को सहा था। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य आपातकाल से प्रभावित उन करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान करना है जिन्होंने लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष किया था। उन्होंने कहा कि इससे देश के लोकतंत्र की रक्षा होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि निश्चित रूप से यह दिवस हर नागरिक के मन में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान व विश्वास की लौ को सदैव प्रज्वलित रखेगा। प्रदेश में बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के 17 जनपदों की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। प्रदेश के लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, कुशीनगर, बस्ती, शाहजहांपुर, बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बलिया, गोरखपुर, बरेली, आजमगढ़, हरदोई, अयोध्या, मुरादाबाद और बहराइच से बाढ़ के समाचार हैं। घाघरा नदी, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया, राप्ती नदी, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर, बूढ़ी राप्ती, सिद्धार्थनगर और क्वानो नदी गोंडा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पीलीभीत जिले के बीसलपुर तहसील में कई गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है, जिससे सभी संपर्क मार्गों पर आवागमन बंद है। जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री का वितरण कराया जा रहा है। वहां के जिला प्रशासन ने शारदा नदी में बनवसा बैराज से पानी छोड़े जाने का अलर्ट जारी किया है। इस बीच पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा पीलीभीत से टनकपुर और पीलीभीत से शाहजहांपुर रेलखंडों पर अत्यधिक बारिश के चलते खराब हुए रेल ट्रैक की मरम्मत करवाकर ट्रेनों का संचालन शुरू करा दिया गया है। उधर उत्तरांचल के बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं जिले की रामगंगा नदी के उफनाने से दातागंज तहसील क्षेत्र के गांव दिवरनिया, बेलाडांडी, चपरकौरा, तालिबगंज, शंकरपुर समेत दर्जन भर गांव में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन शुरू कर दिया है। फर्रुखाबाद में कल सुबह नरौरा बांध, बिजनौर बैराज और हरिद्वार बांध से कई हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे गंगा और रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन की ओर से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों पर लगातार राहत पहुंचाई जा रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज वर्षा जारी रहने का अनुमान जताया है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ संबंधी कार्यों और क्षतिग्रस्त फसलों के सर्वे में लापरवाही बरतने वाले 5 जिलों के 10 अफसरों से जवाब तलब किया है। लखनऊ, प्रतापगढ़, सीतापुर, अम्बेडकर नगर और बलिया के एडीएम, एफआर और आपदा विशेषज्ञों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रधानाचार्य एहसानुल हक और उप प्रधानाचार्य इम्तियाज सहित 4 लोगों को सीबीआई की रिमांड पूरी होने के बाद पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने 28 जून को इन्हें गिरफ्तार किया था। जांच से पता चला कि पटना के खेमनी चक
प्ले स्कूल से जब्त आंशिक रूप से जले प्रश्न पत्र राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से प्राप्त प्रश्न पत्र से मिलते हैं। इस प्रश्न पत्र की श्रृंखला को हजारीबाग के कल्लू चौक में स्थित ओएसिस स्कूल के परीक्षा केंद्र पर भेजा गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भूगोल विभाग में उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च किया है। 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित होकर गुब्बारा 100 किलोमीटर के दायरे में मौसम का पूर्वानुमान बताएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जापान को आम निर्यात करने के लिए कंटेनर्स को हरी झंडी दिखाई। साथ ही प्रगतिशील बागवानों को सम्मानित और आम महोत्सव से जुड़ी स्मारिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश इस साल जापान और मलेशिया को 40 टन आम निर्यात करेगा। 160 वर्ष के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि लखनऊ का दशहरी अमेरिका को निर्यात किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से 4 पैक हाउस बनाए हैं, जो सहारनपुर, अमरोहा, लखनऊ और वाराणसी में हैं। किसानों के लिए ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भारत सरकार के सहयोग से 4 पैक हाउस बनाए हैं, जो सहारनपुर में है, अमरोहा में है, लखनऊ में है और वाराणसी में है। यह एक नई शुरुआत है। हमें यहाँ की मार्केट के लिए भी आम उत्पादन करना है, लेकिन साथ साथ दुनिया की मार्केट में भी छाना है और ये क्षमता हमारे अन्नदाता किसानों में है। हमारे यहाँ के औद्यानिक फसलों से जुड़े हुए जो बागवान हैं, उनमें भी ये क्षमता है। यही कारण है केवल 3.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में जो फसल होती है, वो 58 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन कर देती है। यानी देश की कुल आम उत्पादन का 25 से 30% आम उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आम महोत्सव जैसे लखनऊ में आयोजित हो रहा है, ऐसे आयोजन देश दुनिया में भी किए जाते हैं। पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड कल वहां की संसद में विश्वास मत हासिल करने में असफल रहे। संसद में सहयोगी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ने उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। नेपाल की संसद के निचले सदन में 194 सदस्यों ने विश्वास मत के विरुद्ध मतदान किया, जबकि 63 समर्थन में रहे। मतदान के दौरान एक सदस्य तटस्थ रहा। श्री प्रचंड को बहुमत सिद्ध करने के लिए 138 सदस्यों का समर्थन चाहिए था। नई सरकार बनने तक श्री प्रचंड नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री बने रहेंगे। नेपाल के चितवन जिले के नारायण घाट मुगलिंग सड़क मार्ग पर सिमलताल क्षेत्र में यात्रियों को ले जा रही 2 बसें भूस्खलन के कारण कल सुबह त्रिशूली नदी में गिर गई, जिसमें 65 यात्री सवार थे। वहां राहत और बचाव कार्य में 70 से अधिक लोगों की टीम दुर्घटना स्थल पर लगातार कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक नेपाल बस हादसे में 7 भारतीय लापता हैं, जिनमें से 6 के नाम जारी कर दिए गए हैं। नेपाल के अधिकारियों ने महाराजगंज जिले के तहसीलदार नौतनवा को ये नाम दिए हैं। तहसीलदार नौतनवा के मुताबिक लापता लोग बिहार के हो सकते हैं। प्रदेश में सैटेलाइट से अवैध खनन करने वालों क्षेत्रों की निगरानी की जाएगी। साथ ही अवैध खनन में लगे वाहनों को व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम VTS प्रणाली के जरिए ट्रैक किया जाएगा। यही नहीं, ईंट भट्ठों को भी रिमोट सेंसिंग के जरिए चिन्हित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने इस संदर्भ में कई प्रस्ताव तैयार किए हैं। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का किया फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये दिवस उन घटनाओं का स्मरण कराएगा जब रौंदा गया था भारत का संविधान। प्रदेश में बाढ़ से 17 जिले प्रभावित, राहत और बचाव कार्य जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ संबंधी कार्यों में लापरवाही बरतने वाले 10 अफसरों से मांगा स्पष्टीकरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का किया शुभारंभ। और नेपाल बस हादसे में लापता 7 भारतीयों में से 6 के नाम जारी। 70 से अधिक लोगों की टीम की मदद से खोजे जा रहे हैं लोग। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।